हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है और कुछ ग्राफिकल उसका हमने वो देखा था, ग्राफ के थ्रू में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग V अपॉन आई इजक्वल टू आई आर पढ़ा था ओम्स लॉ में। ये R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था जिसको हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखो, रेजिस्टेंस क्या करता है, मैं बेसिकली अगर रेजिस्टेंस को डिफिनीशन देना हो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि हमने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था ओम्स लॉ में, तो यहां से अगर हम R निकालें तो R की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन आई। ये डिफिनीशन यही कहता है कि किसी भी जो रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो वो रेशियो होता है किसका, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के क्रॉस है और जो करंट उसमें फ्लो हो रही है उस दोनों का रेशियो होता है। ठीक, बेसिकली अगर हम ये बात करें कि रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस of any conductor means, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है the obstacle to the obstruction, obstruction मतलब रुकावट, the obstruction to the flow of electrons through it। कि रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को अपने में से जाने से रोक रहा है, कितना रुकावट पैदा कर रहा है। जितना ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, जितना ही इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगा, उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का काम करता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली करंट को फ्लो करने को अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को अपोज कर रहा है, करंट फ्लो को अपोज कर रहा है। तो मेनली रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रुकावट पैदा करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस डायरेक्शन में करता है उस डायरेक्शन में ये रुकावट पैदा करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी करंट फ्लो करने में रुकावट होती है। समझ आ रही बात? अब देखो, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और इसी को एक नाम दे दिया गया, बोला गया ओम। ओम, और इसका एक सिंबल बना दिया गया। ये ओम का सिंबल है। रेजिस्टेंस कहीं भी आपको मिलेगा तो आपको जितना भी रेजिस्टेंस होगा, 1000 के ओम, किलो ओम, 1000 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 500 ओम, ये ओम है, इसका सिंबल है ओम का। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का एक यूनिट आ गया, क्या हो गया, ओम हो गया। अब हम इस ओम को डिफाइन करना चाहते हैं, डेफिनेशन देना चाहते हैं कि ओम, एक ओम कितना होता है, एक ओम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम डिफिनेशन देते हैं ओम की। चलो, अब हम एक ओम को डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखो, एक ओम की डिफिनेशन, हमेशा डेफिनेशन बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज किया कीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी। आप लोग डेफिनेशन याद मत कीजिए कभी भी गलती से, डेफिनेशन हमेशा फॉर्मूले से बनाया कीजिए। देखिए कैसे बनता है। हमने लिखा R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यही पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर से, R इज इक्वल टू V अपॉन आई।
अगर इस पोटेंशियल को 1 वोल्ट कर दो और करंट को 1 एम्पियर कर दो, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 1 ओम आएगी। बन गया डिफिनेशन। कहोगे सर कैसे? देखो, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो और उसके टर्मिनल्स के अलोंग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। सिंपल शब्दों में डेफिनेशन बनाने का तरीका यही है। क्या है कि जो भी दिया है इसको भी 1, सबको 1 बना दो। अब ऐसे करो कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो और उस सर्किट के टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। बस यही है। अपने लैंग्वेज में लिखने की आदत डालो। अब देखो, किताबी दिया है, मतलब वही है, सेंस वही है, बस एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखा गया है। देखो पढ़ो। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग 1 ओम बोलेंगे। कब बोलेंगे? देखो, इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज, अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो थ्रू इट, उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, कब हो रही हो? When a potential difference of 1 volt is applied across its ends। तो क्या मैंने कुछ और बोला था? यही चीज तो बोली थी कि किसी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो और उस सर्किट के टर्मिनल के अलोंग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो सर्किट में जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। बस यही तो है बात। 100 बातों की एक बात, बस। तो ये हमारा हो गया बच्चों, ठीक। नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज किया जाए। चलो, अब हम एक चीज देखते हैं बच्चों, ये अक्सर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेजिस्टर रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज तो होता है सर। नहीं, एक चीज नहीं होती है। देखो, ये रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है। कहोगे सर अलग अलग लिख दिए, यही हो गया? नहीं, ये नहीं है। देखो, रजिस्टर क्या होता है? इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल ये एक ऑब्जेक्ट होता है कंडक्टिंग मटेरियल का, हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डिजायर्ड वैल्यू। रजिस्टर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। रजिस्टर्स आपको 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम के मिल जाएंगे। रजिस्टर्स मिलेंगे, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है।
रजिस्टर ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और रजिस्टर ऑब्जेक्ट है, और एक कंडक्टिंग मटेरियल का ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, कुछ डिजायर्ड वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी with which it can opposes the electric charge। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो। चार्ज मतलब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट ही होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का काम करता है। तो आज के बाद से ये मत बोलिएगा कि सर इलेक्ट्रिक, अरे रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस, रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों एक का चीज होता है। एक का चीज नहीं होता है बालक। रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस उसकी एक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? तो ये हमेशा याद रखेंगे आज के बाद। ठीक, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के आधार पर सब्सटेंस का कुछ क्लासिफिकेशन हुआ कि सब्सटेंस कितने टाइप में बांटा जाए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के आधार पे। ठीक, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें पहले नंबर पे आया कंडक्टर। कंडक्टर कौन थे? दो सब्सटेंसेस which have low electrical resistance। जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम था, तो कम रहने की वजह से क्या हुआ कि ये सब क्या हुए, इट they can flow current easily through them। क्योंकि इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम था, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये अपने में से करंट को आसानी से फ्लो होने दे रहे थे। ठीक है, आसानी से फ्लो होने देने की वजह से क्या हुआ कि इनका यूज कहां किया जाने लगा, इनका यूज जितने भी वायर बनते हैं वहां पे इसका यूज किया जाने लगा। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। और भी हैं जैसे आपके कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब भी हैं जिसका यूज कहां किया जाता है, वायर बनाने में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, क्योंकि उसमें से इजीली करंट फ्लो कर जाता है, इसलिए वायर बनाने में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था कंडक्टर्स। दूसरा रजिस्टर्स। तो दो सब्सटेंसेस
which have high resistances, जिनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है उनको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, द एलॉयज लाइक, जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ये जो हैं ये आपके एलॉयज हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाई होती है, इनका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, तो इसलिए ये वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे जैसे आपके हीटर का वायर देखो, वो आपका नाइक्रोम का वायर होता है, कॉन्स्टेंटन का वायर होता है। जो आपके रॉड होते हैं, रॉड का जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब के फिलामेंट, पहले बल्ब आते थे जो 100 वाट के बल्ब होते थे, उसका जो फिलामेंट होता था वो नाइक्रोम का होता था कि मैक्सिमम करंट को रोक देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्लो होने लगता है, जलने लगता है, टूटता नहीं, गलता नहीं है, जलने लगता है। उसकी वजह से क्या मिलता है, रोशनी मिलती थी। ठीक, तो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट। ठीक, रेजिस्टर्स reduces the current in the circuit। ये याद रखिएगा, रेजिस्टर्स क्या करते हैं, करंट को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो तीसरा इसका क्लासिफिकेशन था वो था इंसुलेटर्स का। चलिए बच्चों, अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के आधार पर डिवाइड किया गया है वो है आपका इंसुलेटर। तो ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which have infinitely high resistance, the substance which have infinitely high resistance, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, जिनका इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है। जब इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस है तो अपने में से करंट को एकदम नहीं फ्लो करने देंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, इंसुलेटर्स डज नॉट अलाउ करंट does not allow current to flow through them। ये अपने में से एकदम से करंट फ्लो नहीं करने देते, जरा सा भी करंट नहीं फ्लो करता इसमें से। ठीक है, तो रबर इज द बेस्ट इंसुलेटर। रबर जो है ये सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। इसीलिए क्या होता है, आप देखोगे जितने भी बिजली वाले कर्मचारी होते हैं, जब वो किसी पोल पे चढ़े होते हैं या उनका काम करना होता है तो रबर के शूज पहनते हैं और रबर के हैंड में ग्लव्स पहनते हैं, ताकि, क्योंकि आपकी बॉडी तो कंडक्टर है, आपकी बॉडी कंडक्टर है। अभी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कितना करंट आप झेल सकते हो। तो आपकी बॉडी है कंडक्टर, जब बॉडी कंडक्टर है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप डायरेक्ट छुओगे तो आपको करंट का शॉक लग जाएगा,
लेकिन आपने क्या किया, हैंड में रबर ग्लव्स पहन लिए, आपने पैर में रबर के शूज पहन लिए, तो अब आप इलेक्ट्रिकल वायर को अगर पकड़ोगे तो वो नॉन कंडक्टिंग है, वहां से करंट फ्लो करने ही नहीं देगा, तो करंट रबर में आएगा नहीं, रबर में नहीं आएगा तो इसका मतलब आप सेफ रहोगे। इसलिए क्या होता है ऐसी जगहों पे, इसलिए आप क्या देखोगे कि जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसके ऊपर कोटिंग होती है, देखो ना, रबर या प्लास्टिक का एक इंसुलेशन होता है। नेकेड वायर्स नहीं होते हैं कभी भी, हमेशा उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो ये उसी लिए किया जाता है ताकि आपको शॉक ना लगे, ठीक है। तो ये आपके इंसुलेटर्स थे। वुड भी आपका एक इंसुलेटर है, वुड लकड़ी भी है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले काम करने आपके घर में आते हैं, वायरिंग करने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो टेबल, लकड़ी का टेबल या प्लास्टिक की चेयर पे काम करते हैं, प्लास्टिक के टेबल का यूज करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर्स है। तो इससे क्या होगा कि, लेकिन उनके बॉडी में करंट फ्लो होता रहता है जब भी वो काम करते हैं, कभी भी कनेक्शन कट करके काम नहीं करते, ऑन कनेक्शन में ही काम करते हैं। तो अगर आप कभी वो काम कर रहे हो, लकड़ी के टेबल पे चढ़ के काम कर रहे हो और उनकी बॉडी में अगर आप टेस्टर लगाओगे तो वो टेस्टर जलेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो ग्राउंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको शॉक नहीं लग रहा है। जैसे ही वो अगर ग्राउंड के टच में आ जाएंगे या अर्थ के टच में आ गए तो उनको ऐसा शॉक लगेगा कि वहीं स्वाहा मंगल, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये आज हम लोग बात की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उसमें कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे, काफी अच्छे हैं, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, जो भी चीज़ डाउट होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर पाएं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।